पहली बात कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरी बात कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन चारों ही बांड सिंगल बांड बनाए, तो अगर सिंगल बांड होंगे तो सैचुरेटेड कहेंगे। उसके बाद दो किस्म के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन कौन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके जो हैं दो किस्म के हैं सैचुरेटेड। कौन कौन से? एक हो गए अल्केन्स, एक हो गए अल्केन्स, और दूसरे हो गए क्या? साइक्लोअल्केन्स। और व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? अल्केन्स हैव ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। और इनमें क्या होगा कि दे हैव क्लोज रिंग, दे हैव क्लोज रिंग होगी कार्बन की, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप साइक्लोअल्केन को नेम देंगे तो दे आर नेम्ड बाय एडिंग, दे आर नेम्ड बाय एडिंग व्हाट? नंबर वन साइक्लो प्रीफिक्स, इसमें साइक्लो प्रीफिक्स यूज करेंगे आप। और दूसरी बात क्या है? एन सफिक्स यूज करेंगे, एन सफिक्स यूज करेंगे। तो जब भी आप साइक्लोअल्केन को नाम देंगे तो इसमें प्रीफिक्स क्या यूज होगा? साइक्लो होगा। तो इनके एग्जांपल कौन से हैं भाई? साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये देखें 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ये क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखें कि ओपन चेन कंपाउंड में जो पहला और आखिरी कार्बन होता है वो प्राइमरी होता है। पहला और आखिरी कार्बन जो CH3 वाला होता है वो प्राइमरी होता है। साइक्लिक कंपाउंड में सारे कार्बन सेकेंडरी होंगे, सारे कार्बन सेकेंडरी, यानी हर कार्बन जो है उस पे 2 हाइड्रोजन हो, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। तो वो 2 कार्बन से डायरेक्टली बंधा हुआ है, ठीक है। तो सारे कार्बन क्या होंगे? सेकेंडरी हो, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड में सारे कार्बन सेकेंडरी। ओपन चेन में, ओपन चेन होते हैं प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, क्वाटरनरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर ये अनब्रांच है, सॉरी अनसब्स्टिट्यूटेड है, यानी कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो कार्बन क्या होगा? आपका सेकेंडरी होगा। और अगर ओपन चेन है तो 2 किस्म के कार्बन होंगे, अगर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, एक प्राइमरी होगा, दूसरा सेकेंडरी। इसमें सिर्फ कौन से होते हैं? सेकेंडरी। चले वापस आते हैं कि भाई द फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि इसमें कार्बन एटम जो है ओपन चेन बनाते हैं और साइक्लिक कंपाउंड में रिंग बनाते हैं, ठीक है। और ये दोनों नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें 2 ही किस्म के बॉन्ड हैं, अल्केन हो या साइक्लोअल्केन हो, ठीक है। इनमें तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन, बल्कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, ऑल हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर क्यों है? इसमें 2 ही किस्म के बॉन्ड मिलेंगे आपको, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, उसके बाद कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन मिलेगा आपको। यही जितने भी हाइड्रोकार्बन है आपको यही बॉन्ड मिलेंगे। ये सारे बॉन्ड जो हैं, ठीक है, ये सारे बॉन्ड क्या हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है? अब देखिए पोलैरिटी जो है वो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए 0.5, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.5। पर इनमें कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं, सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इसका 0 0 0, उसके बाद 0.4 0.4 0.4। तो सारे जो बॉन्ड हैं क्या हैं? नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर कंपाउंड जो है इनमें
जो ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, कौन सा भी नॉन आपका हाइड्रोकार्बन हो, एरोमेटिक हो, एलिसाइक्लिक हो, ओपन चेन हो, रिंग हो, जितने भी खाली हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन सारे नॉन पोलर हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, कौन सी होती है? कौन बताएगा? लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी। कौन सी फोर्स होगी? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अब लंदन डिस्पर्शन फोर्स का नाम आते ही आपको जहन में आना चाहिए कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कह लें, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जितनी ब्रांचिंग बढ़ाएंगे, ठीक है, सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो आप अल्केन हो या साइक्लो अल्केन हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। ठीक है बेटा, चले वापस आते हैं बुक पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अच्छा इसमें जो एक एक्सेप्शन लिखी हुई है कि साइक्लोप्रोपेन जो है वो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी दे रहा है, उस पर आते हैं। ठीक है, मे भी आपका ये क्वेश्चन हो, तो उस पर आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की बात करें तो अल्केन्स आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड है, तो नॉन पोलर कंपाउंड हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर हमेशा पोलर में होगा। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इज वेरी लो। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट लो होने का मकसद क्या है? देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज तीन किस्म की होती हैं जो मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं। वैसे बहुत सी हैं, पर तीन किस्म की बात करते हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि पोलर मॉलिक्यूल में होता है, डायपोल डायपोल फोर्स होती है जो भी पोलर मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है, और लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब लंदन डिस्पर्शन फोर्स सबसे कमजोर फोर्स है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि जितनी फोर्स स्ट्रांग होगी उतनी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे वीक फोर्स पाई जाती है, सबसे वीक फोर्स। तो आप क्या समझते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगी या ज्यादा होगी? इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से कम है क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे वीक है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स आर वेरी लो, इट इंक्रीजेस विथ द लेंथ ऑफ कार्बन एटम। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आप होमोलॉगस सीरीज में एक मेंबर से दूसरे मेंबर में आएंगे तो 14 मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होगी, उसके साथ सरफेस एरिया बढ़ेगा, अगेन लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, चलें, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इज हायर देन द ब्रांच चेन अल्केन्स। अच्छा, ये किस लिए मैंने अभी आपको बताया कि इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, which is inversely proportional to branching and directly proportional to what? सरफेस एरिया। ठीक है, तो ब्रांचिंग बढ़ाने से स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो होगा उसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो उसका सरफेस क्या होगा? ज्यादा होगा, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास एन पेंटेन है, 1 2 3 4 5, अगर आपके पास आइसोपेंटेन है एक ब्रांच, ठीक है, अगर आपके पास नियोपेंटेन है, अब नियोपेंटेन कैसे होगा? 1 2 3 4 5। अब सरफेस देखें सबसे कम किसका है? अगर मैं इसको दोबारा रीअरेंज करूं तो आपके पास एन पेंटेन है, तो 1 2 3 4 एंड 5। आपके पास आइसोपेंटेन है 1 2 2 पे ब्रांच, उसके बाद 3, उसके बाद 4। आपके पास नियोपेंटेन है कार्बन कार्बन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद कार्बन। तो आप नोट करें कि सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। ग्राम एन पेंटेन टू एन पेंटेन, उसके बाद आइसो, उसके बाद नियो। तो सबसे कम सरफेस किसका है? तो इस पे 2 ब्रांच है। तो जैसे जैसे आप ब्रांच लगाएंगे तो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड का सरफेस एरिया ज्यादा है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट चेन
carbon is higher than that of branch chain alkanes because straight chain alkanes are more extended which allows greater surface area। तो उनका surface area ज्यादा होने की वजह से जो आपके अनब्रांच्ड अल्केन्स होंगे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। ठीक है, अल्केन्स C1 से लेकर C4 तक गैसेज होते हैं, C5 to 17 लिक्विड होते हैं और C17 एंड हायर, अच्छा यहाँ पे 18 होगा। ठीक है, C18 एंड हायर जो है 17 तक तो लिक्विड होते हैं, तो 18 एंड हायर क्या होंगे, ये वैक्सी सॉलिड होंगे, यानी ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉलिड होते हैं क्योंकि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो हार्डनेस है वो डिपेंड करती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितनी स्ट्रांग है। तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या वीक है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉलिड बनाएंगे, हार्ड सॉलिड नहीं बनाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोअल्केन की बात करें कि 3 and 4, अब साइक्लिक कंपाउंड की शुरुआती 3 मेंबर से होती है, यानी साइक्लोइथेन नहीं बनता, साइक्लोमीथेन भी नहीं बनता, कम से कम 3 कार्बन चाहिए साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए। तो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ये गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे। बाकी जो हैं आपके, अच्छा साइक्लिक कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा C3 से लेके C10 तक बनते हैं, इससे ज्यादा कार्बन एटम की रिंग नहीं बनती, साइकिल नहीं बनती। और इसमें जो मोस्ट कॉमन होंगे वो होते हैं C5 एंड C6, C5 एंड C6 मोर कॉमन होते हैं। बाकी जो साइक्लोप्रोपेन है वो बहुत ही कम स्टेबल होता है, उसका आगे पढ़ते हैं, आगे बात आती है। ठीक है, तो साइक्लोअल्केन्स having 3 to 4 carbon are gases while 5 or more carbon atoms are liquids। ठीक है, उसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोअल्केन्स इज लोअर देन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, इसका बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? क्या आपके पास एन हेक्सेन है, आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, तो एन हेक्सेन की बॉइलिंग पॉइंट साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा होगी। ओनली व्हाट इज द रीजन? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, क्योंकि एन हेक्सेन का सरफेस ज्यादा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली इसका लार्ज सरफेस एरिया है और इसमें एटम्स जो है वो कंपैक्ट हैं, तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो ओपन चेन कंपाउंड होंगे, अब देखिए 3 कैटेगरीज हो गई। अगर आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच वाले से ज्यादा होगी। अगर आपके पास यानी ओपन चेन कंपाउंड है और क्लोज चेन कंपाउंड है, अगर आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो किसकी ज्यादा होगी? ओपन चेन वाले की। रीजन इज व्हाट? सरफेस एरिया। अगर आप कहते हो कि कंपैरिजन करते हैं ब्रांच वाले से साइक्लिक की, तो मुझे भी नहीं पता, उसके लिए फिर एक्सपेरिमेंट डेटा चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अनयूजुअल नहीं, हम जो है जो कंपैरिजन कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बाकी के लिए एडिशनल नॉलेज चाहिए जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है, तो मैं फिर आप अपने पेज पे जाते हैं। ठीक है, अब पहली बात कि भाई अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन्स जो हैं, अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स ओपन चेन होते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं? ओपन चेन, क्योंकि हम साइक्लो अल्केन की बात नहीं कर रहे। दूसरी बात, सेचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? सेचुरेटेड। तीसरी बात, इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं? एन, एन सफिक्स लगाते हैं। चौथी बात, जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। पांचवी बात, ऑल कार्बन एटम्स, ऑल कार्बन एटम्स इन अल्केन्स क्या होते हैं? sp3 एबाडाइज होते हैं। sp3 होंगे तो क्या होंगे? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होंगे तो क्या होंगे? 109 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड्स आर सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। जितने भी बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, वो कौन से बॉन्ड होंगे? सिग्मा। यानी आप कोई भी अल्केन उठा लें, मान लें कि आपके पास प्रोपेन है, तो प्रोपेन में जितने भी बॉन्ड हैं कौन से बॉन्ड होंगे? सिग्मा। यानी ऑल ये भी सिग्मा है और ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, दूसरी बात, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज 348 किलोजूल पर मोल। यानी बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 348 एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बताएगा? ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए?
एंड ज्यादा होगी। देखिए बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। कार्बन कार्बन बड़े एटम है, हाइड्रोजन छोटा एटम है, तो जितना शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस को नजदीक होगा, किस में नजदीक होगा, छोटे एटम में, तो छोटे एटम का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। 431 किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, तो ये कुछ जनरल बातें होंगी कि ये ओपन चेन होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं, एन सफिक्स यूज करते हैं, CnH2n+2। इसमें एन क्या शो करता है, एन शोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स जितने भी कार्बन होंगे, 100 कार्बन का अल्केन है, sp3 होंगे। क्या होंगे, sp3 होंगे। उसके बाद sp3 कार्बन हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, उसमें बॉन्ड एंगल 109 होती है। जितने भी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, सब के सब सिग्मा बॉन्ड होंगे, सब लीनियर ओवरलैपिंग से बनेंगे। उसके बाद जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, यानी जो दो कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, एक कार्बन के न्यूक्लियस से दूसरे कार्बन के न्यूक्लियस तक जब आप जाओगे तो बॉन्ड डिस्टेंस कितना होगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन का 1.09 एंगस्ट्रॉम। और बॉन्ड एनर्जी, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज 348 किलो जूल पर मोल। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या बताया हमने, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन करते हैं। इथेन का फार्मूला बताएं जरा, C2H6। हमने अभी जस्ट अभी पढ़ा कि अल्केन में जितने भी कार्बन होंगे, अल्केन में जितने भी कार्बन होंगे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। यानी दो कार्बन है तो दोनों क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। और जो एटम हाइब्रिडाइज होता है वो मॉलिक्यूल के सेंटर पर रखा जाता है। तो दो पॉलीवेलेंट एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन जो है वो बीच में नहीं आ सकता क्योंकि वो मोनोवेलेंट है। तो कार्बन को हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। कार्बन को आप, और हमें पता है कि अल्केन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एक एक बॉन्ड बन गया तो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन। अब ये बॉन्ड बनेंगे कैसे, ठीक है भाई, कार्बन अपनी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज करेगा। तो एक कार्बन जो है उसकी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कुछ इस तरह की होगी। ये एक कार्बन हो गया, ठीक है, वन कार्बन, इसके पास कौन सी ऑर्बिटल है, sp3, sp3, sp3 और sp3। ठीक है, फिर दूसरे कार्बन के पास भी यही सीन होगा। तो ये दूसरे कार्बन की sp3, ये दूसरी sp3, ये दूसरी sp3 और ये चौथी। तो थोड़ा सा आउट हो गई, इसको जरा सेटिंग करें। ठीक है, अब ये हो गई sp3 इस कार्बन की, दूसरा कार्बन sp3, sp3 एंड sp3। तो ये कौन सा बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है कौन सा, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है लीनियर ओवरलैपिंग से बनना है या पैरेलल से, लीनियर ओवरलैपिंग। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती है। तो कार्बन अपनी चारों ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहा है, तो इस वजह से चारों ही बॉन्ड क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये पहला जो बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है। कैसे बना है कि ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड, जितने भी कार्बन होंगे, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कौन सी ओवरलैपिंग है, बाय लीनियर ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, जरा देख के बताएं। ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल, sp3, दूसरे कार्बन की भी sp3। तो हम क्या लिखेंगे कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन, ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एंड sp3 ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन। यही है, ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन, यानी एक कार्बन की sp3 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन से लीनियरली ओवरलैप कर रही है, और लीनियर ओवरलैपिंग से बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। बाकी एक ही किस्म के बॉन्ड हैं, कौन से बॉन्ड हैं भाई, बाकी हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल होती है, s। तो 3 हाइड्रोजन इस पे लगेंगे और 3 हाइड्रोजन इस पे लगेंगे।
तो ये बन गए 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। बताएं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। एक चीज ध्यान में रखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। तो ये सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो क्या बनेगा कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बन रहा है बताते जाएं जरा। फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ किसकी, ओवरलैपिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा बताएं भला कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में फर्क क्या है। कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बन रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, कार्बन हाइड्रोजन कैसे बन रहा है sp3 और s, ठीक है। अच्छा जितनी भी बॉन्ड एंगल हैं ये कितनी होगी 109 डिग्री, 109 डिग्री, 109 डिग्री, 109 डिग्री, सारी जितनी भी बॉन्ड एंगल्स हैं 109। और ये इस बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी 348 किलो जूल पर मोल, 348 किलो जूल पर मोल। और ये बॉन्ड डिस्टेंस कितना होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सिमिलरली कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी 1.09 एंगस्ट्रॉम, अभी हमने पढ़ा था। और इसकी एनर्जी कितनी होगी 431 किलो जूल पर, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको नहीं भूलनी चाहिए। तो जिस भी लेंथ का अल्केन होगा उस सब में यही बातें होंगी, सारी बातें सेम होंगी, ठीक है बेटा। चलें इसको बाद में आप नोट कर लेना, बढ़ते हैं आगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो बुक क्या कहता है, बुक को जरा देख लें। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, बुक ये कहता है कि अल्केन्स आर ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ईच कार्बन एटम इन अल्केन इज टेट्राहाइड्रली बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एटम्स एंड अदर कार्बन एटम, कि हर कार्बन जो है वो टेट्राहाइड्रली बॉन्डेड होगा, ठीक है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। अच्छा एक चीज यहां पे क्लियर करता चलो कि अल्केन्स में जो ओरिजिनल बॉन्ड एंगल है वो 109 होती है। जब आप कॉपी पे लिखते हो तो आप 109 करते हो, आप हम रिटेन क्या करते हैं 109, क्योंकि जो 109 एंगल है वो हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो हम कॉपी पर नहीं बना सकते, इसलिए हम जो है जब यहाँ पे आप लिखोगे तो आप 90 एंगल क्या करोगे रिटेन करोगे, ठीक है। और फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो पेपर पे बन नहीं पाएगी, तो हम इसलिए हाइपोथेटिकल 90 डिग्री वाली एंगल लिखते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद टू इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, molecule of ethane is taken as a representative example. Ethane is composed of 2 carbon atoms and 6 hydrogen atom, के इथेन में 2 कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन जो हैं sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं containing 4 sp3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। उसके बाद these 4 sp3 ऑर्बिटल्स are arranged in tetrahedral fashion। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन की एक खूबी है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन एटम हाइब्रिडाइज होता है, यानी अभी बॉन्ड बनेगा ही नहीं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड हो चुकी होती है, यानी गेम फिक्स हो चुकी होती है कि अगर कोई सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो जो मॉलिक्यूल वो बनाएगा उसका शेप ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होगा कि वो टेट्राहेड्रल होगा। तो अल्केन में जब कार्बन हाइब्रिडाइज होंगे तो पहले से वो खुद को टेट्राहेड्रली अरेंज कर चुका होता है, अभी जाके दूसरी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता जाएगा और आपका मॉलिक्यूल बनता जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद क्या चीज है, आउट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स each carbon atom, ठीक है, 3 sp3 hybrid orbitals are utilized in the formation of sigma bond with 3 hydrogen atom, कि हर कार्बन क्या करेगा 3 हाइड्रोजन से क्या बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब देखें हर कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज 1 2 3 एंड 4, उसमें एक जो ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन के साथ यूटिलाइज करेगा और 3 ऑर्बिटल किसके साथ हाइड्रोजन के साथ। तो वापस आते हैं, whereas remaining sp3 hybrid ऑर्बिटल यानी 3 उसने हाइड्रोजन के साथ कर ली तो एक रह गई विथ 1 कार्बन एटम, ठीक है, तो वो दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इज 1.54 एंगस्ट्रॉम और हाइड्रोजन की बॉन्ड एंगल कितनी होगी 109। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, तो इसकी स्ट्रक्चर बुक में क्या है उसको देख लें जरा। तो ये बुक वाली स्ट्रक्चर है, इसको भी देख लें, वही चीज है, ये एक कार्बन, ठीक है,
ये आपका एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे हुई sp3 ओवरलैपिंग, ठीक है, sp3 ओवरलैपिंग। बाकी जो 3 ऑर्बिटल है sp3 वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। चलो इसको भी हमने कर लिया, इसको मिटाते हैं। चलिए भाई इधर आते हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं कि साइक्लोप्रोपेन इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट साइक्लोअल्केन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिंग कंपाउंड की जो शुरुआत है कम से कम 3 कार्बन से होगी, तो कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए क्लोज रिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन छोटा साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। द कार्बन एटम इन साइक्लोप्रोपेन आर अरेंज्ड इन ट्राइगोनल ज्योमेट्री। देखिए जो कार्बन है आपके, क्योंकि टोटल एंगल कितनी है, 3 है। अच्छा देखिए नॉर्मल एंगल अल्केन में कितनी होती है, 109, ठीक है। जब ये किस में होगा, ट्रायंगल में होगा, तो यहां जो एंगल है वो कितनी होती है, 60 डिग्री। तो डिफरेंस अगर हम देखें 109 डिग्री और कितनी है, 60 डिग्री, देयर इज द डेविएशन ऑफ 49 डिग्री। यानी ये जो डेविएशन है, डेविएशन का मतलब है चेंज कितनी है, 49। यानी एंगल इतनी होनी चाहिए थी, पर एंगल जो है वो 60 है। एंगल क्या हुई है, कंप्रेस हुई है। एंगल कंप्रेस होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। यानी साइक्लोप्रोपेन जो है उसकी एंगल को कंप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यानी ये मॉलिक्यूल की, ये जो साइक्लोप्रोपेन होगा एन प्रोपेन से, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, सोच के बताएं। एन प्रोपेन है, ठीक है, उसमें 109 एंगल हो, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन है, उसमें 109 की जगह पे एंगल 60 डिग्री होगी। तो एंगल को कंप्रेस करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी साइक्लोप्रोपेन की जो रिंग कंप्रेस्ड है उसमें हमने एनर्जी दी है, यानी एनर्जी क्या की, ऐड की है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, साइक्लोप्रोपेन। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो स्टेबल या अनस्टेबल, वो अनस्टेबल, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन मोस्ट रिएक्टिव साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोप्रोपेन सबसे ज्यादा। क्योंकि अगर साइक्लोब्यूटेन देखेंगे आप, तो साइक्लोब्यूटेन में एंगल होती है 90, कितनी होती है, 90 होती है। तो यहाँ पे डेविएशन कितनी है, 29, क्योंकि 109 नॉर्मल एंगल है, यहाँ पे कितनी है। तो ये साइक्लोब्यूटेन उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आप साइक्लोपेंटेन देखेंगे तो इस यही रीजन है कि साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन ये मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनमें जो एंगल स्ट्रेन है, ये जो स्ट्रेन की बात कर रहे हैं कि ज्योमेट्री विथ इंटरनल एंगल 60 डिग्री विच इज क्वाइट सिमिलर देन बॉन्ड एंगल 109, कहाँ लिखा हुआ है, किधर गया, एक चीज तो सही। तो ये जो रिंग कंप्रेशन है इसको कहते हैं रिंग स्ट्रेन भी कहते हैं, इसको एंगल स्ट्रेन भी कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि एंगल स्ट्रेन एक अनस्टेबिलिटी की टर्म है। अनस्टेबिलिटी कैसे है, क्योंकि हम एंगल को क्या करें, कंप्रेस करें, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर आप साइक्लोहेक्सेन में देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, एंगल 120 होती है। एंगल क्या होती है, 120। तो एंगल 109 से बढ़ गई, पर कितनी बड़ी है, सिर्फ 11 डिग्री, सिर्फ 11 डिग्री। पर यहाँ पे कंप्रेस कितनी हुई है, 49। तो मुझे बताएं एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, साइक्लोप्रोपेन की या साइक्लोहेक्सेन की। फॉर दिस रीजन, तो जब भी आप साइक्लिक कंपाउंड देखेंगे तो 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग ज्यादा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होती हैं, उनकी एनर्जी कम होती है, उनकी रिंग स्ट्रेन क्या होती है, कम होती है। तो साइक्लोप्रोपेन इज द मोस्ट रिएक्टिव साइक्लिक कंपाउंड एंड सेकंड मोस्ट जो होगा आपका वो साइक्लोब्यूटेन होगा। इस तरह से जितना जितना आप साइक्लोहेक्सेन की तरफ जाएंगे तो रिंग स्ट्रेन कम होती जाएगी, फिर साइक्लोहेक्सेन से ऊपर जाएंगे साइक्लोडिकेन तक, ज्यादा से ज्यादा 10 मेंबर की रिंग बन सकती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में बढ़ते जाएंगे, फिर एंगल क्या होती जाएगी, एक्सटेंड होती जाएगी। दोनों केसेस में स्टेबिलिटी क्या होगी, कंप्रोमाइज होगी। तो नॉर्मली अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो जो एन अल्केन्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, साइक्लिक कंपाउंड से। अगर साइक्लिक कंपाउंड में हम स्टेबिलिटी की बात करें तो साइक्लोपेंटेन्स एंड साइक्लोहेक्सेन्स दे आर मोर अबंडेंट, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आप नेचुरल पॉलीमर्स को देख लें, आप न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, जो भी आपके नाइट्रोजीनियस बेसिस है, आपको 6 मेंबर रिंग मिलेगी। जो भी आपके ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो आपकी पायरेनोज रिंग में मिलता है, फ्रक्टोज आपको प्यूरेनोज रिंग में मिलता है, तो ग्लूकोज की रिंग 6 मेंबर की है।
और फ्रक्टोज की रिंग जो है 5 मेंबर की है। तो ये जो पेंटोजेज और हेक्सोजेज हैं, आप नेचुरली भी देखें तो वो ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। क्यों ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं? रीजन द वेरी सिंपल, कि उनकी रिंग स्ट्रेंथ कम होती है, उनकी रिंग की एनर्जी जो है वो नॉर्मली जो छोटी रिंग होती है उससे क्या होती है, कम होती है। इसलिए आप देखेंगे कि आपको ट्रायोज और टेट्रोज ओपन चेन में ज्यादा मिलेंगे और पेंटोज और हेक्सोज किलोज चेन में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और जो भी आपका ओलिगोसेक्राइड होगा वो उसमें जो आप मोनोसेक्राइड यूज करते हो, कोई बताएगा ओपन चेन होते हैं क्लोज चेन होते हैं? कौन बताएगा? जो भी आपके ओलिगो और पॉलीसेक्राइड होते हैं उसमें जो मोनोसेक्राइड यूज होता है वो ओपन चेन होता है कि क्लोज चेन होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्लोज चेन होते हैं। तो जब आप लैक्टोज की स्ट्रक्चर देखें, जब आप फ्रक्टोज की सॉरी माल्टोज की स्ट्रक्चर देखें या आप स्टार्च की स्ट्रक्चर देखें, तो आपको साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर अल्फा, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस में बनता है? ओपन चेन में या रिंग में बनता है? रिंग में बनता है। 1-4 लिंकेज होती है, ठीक है। मोस्टली 1-2 और 1-4 लिंकेज होती है। तो 1-4 लिंकेज किस में होती है? साइकिल में होती है, ठीक है बेटा। तो ये रिंग्स जो हैं ये अनस्टेबल है। अच्छा, मोस्ट अनस्टेबल रिंग कौन सी है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उसमें जो रिंग की कंप्रेशन है वो सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा। उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। रिंग को जाहिर एक नॉर्मल एंगल ये है, अब उसको हमने जोर लगा के या कोई स्प्रिंग है मान लें या कोई जो है एंगल है लोहे का, आप उसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिंग में जो नॉर्मल एंगल से डेविएशन हो रही है टू एबनॉर्मल एंगल, उसके लिए व्हाट वी नीड एनर्जी। तो हम एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगी और मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा रिएक्टिव। तो साइक्लोप्रोपेन को, अच्छा मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है इसके दो स्टैंडर्ड है मेजर करने के। एक हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है, अगर कंपाउंड अनसेचुरेटेड, अगर कंपाउंड अनसेचुरेटेड है तो उसकी स्टेबिलिटी हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से डिटरमाइन करते हैं। और अगर कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, दूसरा स्टैंडर्ड होता है हीट ऑफ कंबस्शन। हम कंपाउंड को जलाते हैं, हम कंपाउंड को क्या करते हैं? जलाते हैं। जलाने के बाद हीट ऑफ कंबस्शन जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, और जलने के बाद जो हीट होगी उसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। वो हीट ऑफ कंबस्शन जो है वो एक स्टैंडर्ड है कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने का। तो क्या होगा कि जिसकी हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होगा या जिसकी कम हो वो ज्यादा स्टेबल होगा? शायद आपका आंसर हाँ हो, ज्यादा होगा। पर जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगी, जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगी या हीट ऑफ कंबस्शन कम होगी, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऑलरेडी जब उसके बॉन्ड बने थे तो वो स्ट्रांग बॉन्ड बने थे, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो चुकी थी। इसलिए जब अब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही जितनी के एक नॉर्मल कंपाउंड में हो रही। तो जिसकी कम होगी, इसका मतलब यह है कि उसके ऑलरेडी बॉन्ड थे वो स्ट्रांग थे। तो ये स्टैंडर्ड इस तरह से काम करता है। तो जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगी, जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगी, ठीक है, उतना कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। बेंजीन का सिंपल एग्जांपल ले ले। बेंजीन में जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 358.5, यानी बेंजीन में इतनी एनर्जी जो है, जब बेंजीन में क्या होते हैं 3 डबल बॉन्ड है ना, अगर हम इधर 3 हाइड्रोजन क्या करते हैं ऐड करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, ठीक है। जब ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा तो क्योंकि हमने हाइड्रोजन ऐड किया है तो इसको कहते हैं, हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो बेंजीन में हमने 3 हाइड्रोजन जो है क्या किए, रिलीज किए हैं। एक हाइड्रोजन ऐड करने से एनर्जी रिलीज होती है 119.5, तो इंटू 3 करें तो कितनी होनी चाहिए 358। और बेंजीन में जो एड रिलीज होती है वो होती है 208, होनी कितनी चाहिए, होती कितनी है? मतलब क्या हुआ कि बेंजीन के पाए बॉन्ड, बेंजीन के पाए बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, बेंजीन के पाए बॉन्ड अल्कीन के पाए बॉन्ड से स्ट्रांग होते हैं। कितने स्ट्रांग होते हैं? डिफरेंस कितना आएगा 150। तो 3 पाए बॉन्ड में 150 डिवाइड करें तो बेंजीन का हर पाए बॉन्ड अल्कीन के पाए बॉन्ड से 50 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्ट्रांग होगा। यानी अगर आप अल्कीन का बॉन्ड तोड़ते हैं और आप बेंजीन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बेंजीन के लिए आपको 50 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई वी से दैट बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। तो उसकी स्टेबिलिटी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, कम होती है, इसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, आगे चल के पढ़ेंगे। तो आज की तकरीर यहां पे खत्म करते हैं। कल हम करेंगे क्या, रिएक्टिविटी।
तो अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं, अल्केन्स के रिएक्शंस कौन से होते हैं, तो कल हम रिएक्शन और इनका रिएक्शन मैकेनिज्म व्हाटएवर जो इसमें होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है बेटा, सी यू टिल कल। टेस्ट में ये होगा कि टेस्ट में नॉमेनक्लेचर वाला फुल चैप्टर, और ये जो होगा फ्राइडे तक या सैटरडे तक।